जय हिंद दोस्तों, इंदौर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। 10 अप्रैल को आप लोगों का एग्जाम एनडीए का कंप्लीट हुआ था। ठीक है, आप लोगों ने एनडीए का एग्जाम देने के बाद ये एनालिसिस किया होगा कि आप लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं। मतलब ये कि आप लोगों को ये पता चला होगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। देखो, पता तो पहले चल जाता है हम लोगों को, है ना। हम लोग जैसे ही एग्जाम देते हैं हम लोग को ये पता चल जाता है कि हम लोग का होने वाला है या नहीं होने वाला है, क्योंकि एक कट ऑफ मार्क्स हमें पहले से पता होता है और हम एग्जाम देके आते हैं और उतने नंबर का यदि हम करके आते हैं तो हमें ये क्लियर हो जाता है कि हमारा ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स का पेपर काफी अच्छा आया था इस बार, है ना। मीडियम मॉडरेट आया था, मतलब ये नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा इजी था और ना ही ये बोल सकते कि बहुत ज्यादा टफ था। जो हमारा इस बार का लेवल था मैथ्स के पेपर का, वो क्या था, एकदम मॉडरेट टू हाई था या मॉडरेट ही था। तो मॉडरेट पेपर आया था, तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। थोड़ा सा लेंदी जरूर लग रहा था कुछ बच्चों को, तो लेंदी तो था, लेंदी तो पेपर आपका था। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि जिन लोगों का पेपर अच्छा गया है उन लोगों का सिलेक्शन तो हो जाएगा, उनको बहुत बहुत बधाई, है ना। और जिन लोगों का ऐसा लग रहा है, जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि उन लोगों का सिलेक्शन सर कुछ मार्क्स से रह जाएंगे हम लोग, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, होपलेस होने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग कुछ मार्क्स से रह भी गए तो आप लोग सेकंड अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर सकते हैं। क्लियर है, तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए तैयारी करना है आप लोगों को। यदि आपके 10 अप्रैल को एग्जाम देने के बाद एग्जाम में थोड़ा सा परफॉर्मेंस गड़बड़ हो गया है, कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, जो आप लोगों का सितंबर में पेपर होने जा रहा है, ठीक है, एनडीए का जो सेकंड पेपर होने वाला है, उसके लिए बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे। और इस बार ये डेडिकेशन के साथ हम लोग क्या करेंगे, ये संकल्प करेंगे कि इस बार तो हमें एग्जाम क्लियर करना ही है। क्योंकि देखो यार, एक या दो बार एग्जाम देने के बाद बार बार एग्जाम कोई नहीं देता। ठीक है, एनडीए की एग्जाम यदि आप एक बार दिए हैं और यदि आपके कुछ मार्क्स से रह गए आप, तो ये कंफर्म है कि आपको सेकंड अटेम्प्ट जरूर देना चाहिए। और सेकंड अटेम्प्ट में आपके चांस है पूरे पूरे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको थोड़ा और एफर्ट डालना है, क्योंकि इस बार जो शुरुआत होने वाली है आपकी, वो आपकी जीरो से नहीं होगी, वो किससे होगी, आपके एक्सपीरियंस से होगी। आपने जो लास्ट 6 मंथ में आपने स्टडी किया था, उसमें आपने जो जो गलतियां करी हैं या जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, वो चीज़ें अब आपको क्लियर है कि मुझे ये चीज़ें नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। तो इस बार जब आप सितंबर में पेपर दे रहे होंगे तो आप अपना परफॉर्मेंस पिछले वाले परफॉर्मेंस से काफ़ी बेस्ट रखने वाले हैं, मतलब उससे कुछ बेहतर करने वाले हैं। क्लियर है, तो हम लोग फिर जो सितंबर में पेपर होने वाला है, क्लियर है। तो मैथ्स का वैसे सिलेबस आप लोगों को पता है, ठीक है, मैं एक बार और क्लियर कर देता हूं। और जो भी नए स्टूडेंट्स हमारे आए हैं, है ना, उनको भी एक बार एग्जाम का पैटर्न कि भाई मैथ्स में कैसे क्या पेपर आता है, उसका पैटर्न क्या रहता है, और साथ ही साथ क्या है, किसका कितना वेटेज रहता है, ये सब क्लियर करते हुए कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस और उन टॉपिक्स के कंसेप्ट को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। राइट, तो चलो बात करते हैं पहले एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न आप लोग जानते हैं कि एनडीए का पेपर साल में 2 बार होता है, साल में 2 बार होता है। जनरली पहले फरवरी या मार्च में होता था, ठीक है, अब अप्रैल तक बात चली गई। अब कब आता है, फर्स्ट पेपर अप्रैल में हो गया इस बार 10 अप्रैल को। और आपका जो सेकंड पेपर हो रहा है वो कब हो रहा है, 4 सितंबर। भाई एक्सपेक्टेड डेट जो हमारी है वो क्या है, 4 सितंबर है, कि 4 सितंबर को आपका पेपर रहेगा। ठीक है, तो 4 सितंबर के लिए आपको तैयारी करना है। आपके पास 4 मंथ बचे हैं। कितने बचे हैं आपके पास, सिर्फ 4 मंथ बाकी हैं। आपको इन 4 मंथ में कैसे तैयारी करना है ये मैं आपको बताऊंगा। 4 मंथ में कैसी स्ट्रेटेजी फॉलो करना है ये मैं आपको बताऊंगा। उसमें आप लोग कैसे घर पे स्टडी कर सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। हर बार मैंने आपको बताया और इस बार भी मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बता रहा हूं कि आप लोग इस चीज को स्किप नहीं कर सकते। क्लियर है, आपको हमेशा तैयारी के साथ साथ एंड में ये देखना होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे क्या है। जो काम आप लास्ट में करते हो वो आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हो। कैसे, कि भाई हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, अब हम लोगों ने कोई टॉपिक लिया ट्रिग्नोमेट्री, लाइक ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री लिया है तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस आप लगा रहे हैं, तो साथ ही साथ क्या करना है आपको, 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन या फिर लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए चलना है साथ साथ में। उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि यदि लास्ट में आप बैठे रहे तो लास्ट में एक साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगा पाते। क्लियर है, तो आप क्या करेंगे इस बार कि ट्रिग्नोमेट्री पूरा बढ़िया से पढ़ लिया, फिर 1-2 दिन क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे। यदि आप 20 ईयर्स के लगा लें तो बहुत ही बेहतर है, और यदि 20 ईयर्स के आप कंप्लीट नहीं कर पाते तो एटलीस्ट 10 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको तो आपको प्रैक्टिस करना ही है, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो। राइट, तो अब मैं स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ, साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, आओ, एनडीए का एग्जाम साल में 2 बार होता है, ये बात आप जानते हैं। ठीक है,
एनडीए का सिलेबस फिक्स है। एनडीए का सिलेबस क्या है? फिक्स है। उसका पैटर्न फिक्स है कि कैसे क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा, आप अच्छी तरह से जानते हैं। एक सेकंड, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्या होता है। एनडीए में आपके दो पेपर होते हैं, क्लियर है? पहला पेपर जो होता है वो मैथ्स का होता है, और जो दूसरा पेपर होता है वो होता है गेट का। मैथ्स में आपका 11-12 का पूरा मैथ्स आ जाता है, ठीक है, हाँ, जो कि हायर मैथ्स होता है। क्या होता है? हायर मैथ्स, ठीक है। गेट की बात करें, जनरल एबिलिटी टेस्ट, जनरल एबिलिटी टेस्ट। तो जीएटी जो है वो काफी टॉपिक्स को कवर करता है ना, काफी चीजें आती है उसमें, जैसे ज्योग्राफी आता है, पॉलिटिक्स आता है, हिस्ट्री आता है, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। और आप साथ साथ में करंट अफेयर भी पढ़ते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं, फिजिक्स भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत बायोलॉजी और साइंस भी पढ़ते हैं। ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती हैं? आपके गेट के अंदर। गेट टॉपिक जो है वो आपको बढ़िया से कवर करना होता है। क्यों? क्योंकि गेट आता है 600 मार्क्स का। एनडीए की एग्जाम में एनडीए की एग्जाम में गेट का जो वेटेज रहता है वो 600 मार्क्स का रहता है। और जो मैथ्स है आपका, जो आपका मैथ्स है वो कितने मार्क्स का रहता है? 300 मार्क्स का। तो 300 मार्क्स का आपका मैथ्स रहता है और 600 मार्क्स का आपका गेट रहता है। क्लियर है इतनी सी बात? ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो 300 मार्क्स है ना, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे? तो 120 क्वेश्चंस रहते हैं आपके। कितने क्वेश्चंस रहते हैं? 120 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चंस रहते हैं। ईच क्वेश्चन क्या रहता है? 2.5 मार्क्स का होता है। 2.5 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 2.5 मार्क्स मिलते हैं। साथ ही साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, और नेगेटिव मार्क में आपका 1/3 कट जाता है। इट मींस माइनस का 0.83 मार्क्स। यदि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, राइट, जितने भी क्वेश्चंस करें और आप उसमें कोई मिस्टेक नहीं करते हैं, मतलब आपने जितने भी करें वो सही करें, तो फिर आप क्या एक पॉजिटिव उसमें रहेंगे सिनेरियो में। कैसा कि आपने 2.5 मार्क्स ईच क्वेश्चन है और आपने कितने क्वेश्चन करे? लेट सपोज 60 क्वेश्चंस करे आपने। मान लेते हैं हम लोग कितने क्वेश्चंस करें? 60। तो 60 × 2.5 कर दीजिए, इसके हिसाब से आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो काफी बेटर मार्क्स रहेंगे आपके, राइट। ये नंबर जो आपके आने वाले हैं वो काफी बेटर आने वाले हैं। अब मान लो कि आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए 60, उसमें से 10 क्वेश्चंस गलत कर दिए, है ना। तो अब 50 क्वेश्चंस जो हैं और ये 2.5 कितने हो गए? ये हो जाएंगे 125 मार्क्स। ओके, ये कितना हो रहा है? 150 मार्क्स। ओके, देखो ये 150 मार्क्स लाना आपके लिए फेवरेबल है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि 300 मार्क्स में से आपके कितने मार्क्स आ गए? 150 मार्क्स। ये कब आए? जब आपने कोई भी मिस्टेक नहीं करी। आपने जितने भी क्वेश्चंस आपको आते थे, आपने सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। जो क्वेश्चन नहीं आते थे उनको बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाया, ठीक है। 120 क्वेश्चंस थे, 2.5 आवर आपके पास टाइम था। आपका टाइम कितना है? 2.5 आवर आपके पास टाइम है। 2.5 आवर आपके पास टाइम है। इट मीन्स 150 मिनट्स आपके पास है। और क्वेश्चंस कितने हैं? 120 क्वेश्चंस है। 120 क्वेश्चंस करना है सॉल्व, 150 मिनट्स है। इसका मतलब क्या हुआ? 1 मिनट से ज्यादा का टाइम आपके पास है एक क्वेश्चन करने के लिए। 1 मिनट कुछ सेकंड आपके पास है। अगर हम उन सेकंड को छोड़ दें तो हम ये मान सकते हैं कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन हमें करना है। 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है। तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो 1 मिनट में हो जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो 10 सेकंड में, 15 सेकंड में, 20 सेकंड में, 25 सेकंड में, इस टाइप का टाइम लगेगा। मतलब कंसेप्चुअल रहेंगे थोड़े, है ना। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये गलती जो आप करते हैं, ये गलती आपको नहीं करना है। यदि आप नेगेटिव मार्किंग नहीं करते हैं तो आप मात्र 60 क्वेश्चंस करेंगे बढ़िया तरीके से, तब भी आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे? 150 मार्क्स आ जाएंगे। तो ये आई थिंक बेटर ऑप्शन है, इससे बेटर ऑप्शन कुछ हो नहीं सकता। चलो मान लो फिर भी मिस्टेक तो होती है, आम बात है, ठीक है। तो 50 क्वेश्चंस आपने करेक्ट किए तो आपको कितने मार्क्स आए? 125 मार्क्स। अब 10 क्वेश्चंस आपके गलत हो गए, 10 × -0.833, ठीक है। तो कितना नंबर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा? 8.33। ये 8.33 मार्क्स आपके क्या हो जाएंगे? रिड्यूस्ड हो जाएंगे। तो माइनस कर दीजिए 125 में से, तो ये लगभग जो भी आए, 115 के अराउंड आए, 116, 17 के अराउंड आए, तो जो भी आएगा 117 के अराउंड आया मान लो, तो 117 मार्क्स में आपका सिलेक्शन यदि नहीं हुआ तो आपको अखर जाएगा। क्या कि यार 10 क्वेश्चन यदि मैं गलत नहीं करता तो क्या होता? मेरा आज सिलेक्शन हो चुका होता। तो जो कट ऑफ जाता है ना, उसके अकॉर्डिंग आप 120 प्लस तो आपको लाने लाना है। मैं तो कहता हूं आप टारगेट रखिए 200 प्लस का, क्लियर है, और 150 प्लस लाइए।
मतलब इससे कम तो आपको लाना ही नहीं है। जिसका गेट अच्छा है उसे 150 प्लस मार्क्स लाना ही लाना है, ठीक है। जिसका गेट बहुत अच्छा है उसे मैथ्स में फिर भी 150 प्लस लाना है, और यदि वो 200 प्लस कर लेता है तो काफी अच्छा स्कोर कर लेगा। क्लियर है? तो हमेशा टारगेट 200 का रखें कि 200 प्लस हम लाएं, ठीक है। अगर 200 प्लस मार्क्स नहीं भी आते तो 180 150 के अबव भी होंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो इन दोनों पेपरों में आपको पहले मैथ्स का पेपर होगा 300 मार्क्स का, जो कि 2.5 आवर का रहेगा, और आपको कितना करना है 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। आपने जैसे ही किया और ये आपका क्वालिफाई हो गया, ये इसमें आप इतने मार्क्स ले आए कि आपने उसका कट ऑफ निकाल दिया, ठीक है। तो मैथ्स में आप क्वालिफाई हो गए। फिर क्या होगा, आपका गेट का पेपर चेक होगा। गेट का पेपर चेक होने के बाद आपको गेट भी क्वालिफाई करना है। जब दोनों पेपर क्लियर हो जाएंगे तब आप क्या बोल सकते हैं कि आपका एनडीए का पेपर क्या हो गया, क्लियर हो गया। क्लियर है? उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए एसएसबी का इंटरव्यू देना होगा। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि मैथ्स का वेटेज जो है बहुत ज्यादा है। 300 मार्क्स का तो मैथ्स का वेटेज है, और 600 मार्क्स का किसका है, गेट का वेटेज है। गेट के अंदर आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो काफी ज्यादा पढ़ना है, मतलब नंबर ऑफ सब्जेक्ट क्या है, ज्यादा है। हाँ, थ्योरेटिकल है, इजी है, नो डाउट, बट क्या है, मैथ्स को तो आप फिर भी ना स्किप नहीं कर सकते ना। मैथ्स का पेपर देने पर और उसे क्लियर क्वालिफाई करने के बाद ही आप क्या करेंगे, गेट का पेपर आपका चेक होगा। तो ये कंपलसरी है कि मैथ्स तो आपको हर हाल में बहुत अच्छे तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, और मैथ्स में अच्छे मार्क्स लेकर ही आना है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई? चलो ठीक है, अब बात करते हैं, एक सेकंड रुको। हाँ ठीक है भाई, कंडक्ट कौन करा रहा है, यूपीएससी कंडक्ट कराता है, सबको पता है ना। यूपीएससी क्या कराता है, कंडक्ट कराता है। एनडीए का पेपर कौन कंडक्ट कराता है, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। मैथ्स का पेपर 300 मार्क्स का 120 क्वेश्चंस, ये मैंने आपको बता दिया। जनरल एबिलिटी 600 मार्क्स का, और कितना 150 क्वेश्चन। यहाँ 150 क्वेश्चन है, 600 मार्क्स है, 4 मार्क्स का इच क्वेश्चन है। इच क्वेश्चन कितने का है, 4 मार्क्स का। और मैथ्स में बात करें तो 2.5 मार्क्स का। तो हम मैथ्स की बात करते हैं, ठीक है। गेट तो आपको जो भी फैकल्टीज पढ़ाएंगे, है ना, जो भी आपको गेट कवर करवाएंगे, आप उनसे पूरा गेट के बारे में जान लेंगे बेहतर तरीके से। अभी मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूं, तो मैं आपको मैथ्स के बारे में पूरा बता देता हूं। अब आपको ये चीजें कैसे करना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। चलो, यदि ब्रॉडली बात करें, है ना, तो हमारे कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। पहला, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पूछता है। आपके एनडीए के सिलेबस में क्या आता है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, है ना, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछता है, कॉम्प्लेक्स नंबर पूछता है, ट्रिग्नोमेट्री पूछेगा, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस, ठीक है, वेक्टर्स भी आता है, ये सारी चीजें, स्टैटिक्स भी आता है प्रोबेबिलिटी के साथ साथ। ये सारी चीजें किसमें आती हैं आपकी, ये आती हैं एनडीए के सिलेबस में। एनडीए के मैथ सिलेबस में काफी टॉपिक्स होते हैं जो कि आपके 11th और 12th के ही सारे टॉपिक्स होते हैं, बट ये है कि एक थोड़ा सा लेवल अच्छा पूछ लेता है, ठीक है। जेई लेवल से कम होता है, बट 12th लेवल के इक्वल और उससे थोड़ा सा हायर होता है ना। अच्छे क्वेश्चंस हमें क्या करना पड़ता है, लगाने पड़ते हैं। अच्छे क्वेश्चंस यदि आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका एनडीए आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो मैथ्स के अंदर आपको काफी टॉपिक्स कवर करना है, उन टॉपिक्स के नाम ये हैं आपको, ठीक है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप जो पढ़ते हैं, ठीक है, 12th में पढ़ते हैं। और बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कॉम्प्लेक्स नंबर की, ट्रिग्नोमेट्री की, प्रोबेबिलिटी की, कैलकुलस की, वेक्टर्स की। अब हर बच्चे का क्या है, फेवरेट टॉपिक अलग होता है। किसी को वेक्टर ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, किसी को कैलकुलस बहुत अच्छे से समझ में आता है, किसी को प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा लगता है, और किसी को ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही अच्छा लगता है। सही बात है। तो कुल मिला के ये कि सबका डिफरेंट होता है। तो जो टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं वो तो आपको कवर करना ही है, बट जिन टॉपिक्स में आप कमजोर हैं, जो टॉपिक्स आपको बहुत बढ़िया तरीके से नहीं आते हैं, मतलब उनमें सर ये है कि हमसे बन जाते हैं क्वेश्चंस, बट क्या है कि हमसे बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस नहीं बनते, एक थोड़ा सा डर रहता है, ठीक है। तो उन टाइप के टॉपिक्स को आपको ज्यादा कवर करना है, मतलब ध्यान उन पर देना है जो क्वेश्चन जो टॉपिक्स आपको कम बनते हैं, और जो टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं उनको आपको सिर्फ अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। तो आप उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि आपने 11th 12th पढ़ रखा है, ठीक है। कुछ बच्चे 11th 12th के साथ तैयारी करते हैं, कुछ 12th कंप्लीट होने के बाद करते हैं। तो उस टाइप से अगर आप 11th में हैं तो आपको बेसिक से स्टार्ट करना होगा, है ना। 11th पढ़ने के साथ साथ एनडीए का भी कंप्लीट करते जाइए, और 12th में जो रनिंग चल रहा है अभी जिसका, तो ठीक है, 12th के टॉपिक्स करते करते उनको 11th के आते होंगे, तो जस्ट 11th के टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए। तो जो टॉपिक्स उनको बढ़िया से आते हैं वो तो आपको करना है रिवाइज, और जो टॉपिक्स नहीं आते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और कवर करना है, ठीक है। अब किसी को कैलकुलस बनेगा,
है ना, और किसी को क्या नहीं बनेगा, प्रोबेबिलिटी नहीं बनेगा। ये होता है जनरली कि किसी को कैलकुलस बन रहा है, प्रोबेबिलिटी नहीं बन रहा है, फिर वो बोलते हैं सर हमसे कैलकुलस तो बहुत अच्छे से बन रहा है बट प्रोबेबिलिटी तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। तो आपको फिर किस पे फोकस करना है, प्रोबेबिलिटी पे फोकस करना है। क्लियर है, किस पे फोकस करना है, प्रोबेबिलिटी पे। अगर आप इनके डेली क्वेश्चंस काफी लगाएंगे तो फिर ये काफी आपको आ जाएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी भी समझ में आने लग जाएगा कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे बनेंगे, और आप ज्यादातर उसी के साथ मतलब उसी के नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा, वो प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा। क्लियर है, तो इस टाइप से आपको कंप्लीट करना है। चलो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें वेटेज के अकॉर्डिंग, तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, क्वालिटी के क्वेश्चन से भी बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से काफी हाई वेटेज है। ट्रिग्नोमेट्री हुआ आपका, प्रोबेबिलिटी हुआ, कैलकुलस हुआ, ये वो टॉपिक्स हैं जिनका काफी हाई वेटेज होता है। वेक्टर्स भी अच्छा खासा पूछता है, 2D हो चाहे 3D हो, 2D हो चाहे 3D हो। वेक्टर्स के अंदर दो चीजें पढ़ते हैं हम, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल वेक्टर हो या 3 डायमेंशनल वेक्टर हो, दोनों में क्या होता है आपका, काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं सिलेबस की, कि सर इन सब टॉपिक्स के अंदर सिलेबस क्या है, हमारा कंटेंट क्या है। तो मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ, 11th और 12th का ही सिलेबस है, बट एक बार हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये टॉपिक्स है क्या क्या। ठीक है, पहले बात करते हैं एलजेब्रा की। जो सबसे पहली चीज आती है एलजेब्रा। एलजेब्रा के अंदर क्या क्या पूछा जाता है मैं बता देता हूँ आपको, एक मिनट बस। चलो एलजेब्रा कैसे कट होगा यार, चला गया ना वो, ये हट गया ना, ये अब मुझे हटाना नहीं आता, यहां से जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो वापस करते हैं। एक मिनट बस, थोड़ा सा और, बस सिलेबस डिटेल करना है, 10 मिनट लगेंगे। अरे आराम से करेगा। अच्छा आ जाएगा ना, नहीं ठीक है, सही है, ओके अब सही है, ठीक है। तो बात करते हैं एलजेब्रा की, है ना। एलजेब्रा आता है इसके अंदर, एलजेब्रा के अंदर आपको क्या पढ़ना है, कंसेप्ट ऑफ सेट, सेट पढ़ना है। सेट थ्योरी आपने पढ़ी होगी और सेट थ्योरी आपको इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, सेट थ्योरी आएगी, ऑपरेशंस ऑन सेट आएगा, वेन डायग्राम आएगा, डी मॉर्गन्स लॉ आएगा। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, प्रोडक्ट्स रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। ठीक है, बाइनरी सिस्टम पढ़ना है, बाइनरी सिस्टम में 1001 ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। कन्वर्जन ऑफ अ नंबर इन डेसिमल सिस्टम टू बाइनरी, मतलब डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सारे टॉपिक्स किसके अंदर आएंगे, आपके एलजेब्रा के अंदर आएंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी आते हैं। ठीक है, एलजेब्रा में। इसके बाद बात करते हैं, चलो ये जो टॉपिक है अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये आता है सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर। किसके अंदर आता है, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज से काफी क्वेश्चंस आते हैं और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस ज्यादातर बच्चों से बन जाते हैं। ठीक है, यदि वो सही से कंसेप्ट यूज कर लेते हैं तो उनको ये याद होकर जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस इसके बन जाते हैं। तो ये ज्यादा टाइम नहीं लेता, सीक्वेंस एंड सीरीज बड़े क्वेश्चन आते हैं इसके। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, तीनों, मतलब एपी, जीपी और एचपी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट, ये इसमें पूछा जाता है एलजेब्रा के अंदर। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, बायनोमियल थ्योरम और उसके एप्लीकेशंस भी आते हैं। लॉग आता है और उसके एप्लीकेशन भी आते हैं, मतलब लॉग कहाँ कहाँ यूज होगा, कैसे लॉग का यूज करोगे आप, ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। लॉग के क्वेश्चंस भी एनडीए में पूछे जाते हैं। तो ये चीज तो होगी आपकी एलजेब्रा के अंदर, जो कि सेट रिलेशन एंड फंक्शंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, बायनोमियल थ्योरम एंड लॉग एंड उसके एप्लीकेशंस आ जाएंगे। बात करते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की, बात करते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की। ठीक है, बात करते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आ जाएगा, ऑपरेशन और मैट्रिसेस पढ़ना उसके अंदर, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, बेसिक
प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, एडजॉइंट, इनवर्स, ये सारी चीजें किसके अंदर कवर करेंगे हम, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के अंदर। और साथ ही साथ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 and 3 अननोन्स, या और साथ ही साथ क्रेमर्स रूल, एक क्रेमर्स रूल के थ्रू भी करते हैं फाइंड आउट, जो कि डिटर्मिनेंट के थ्रू किया जाता है, वो भी हमें पढ़ना है। एंड बाय मैट्रिक्स मेथड, मतलब 2 मेथड है आपके पास, आप क्रेमर्स रूल का भी यूज कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स मेथड का भी यूज कर सकते हैं। मतलब मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपको कवर करना है। एडजॉइंट से क्वेश्चन आ ही जाता है, इनवर्स निकालना आपको आना चाहिए, यदि इनवर्स निकालते हैं आप तो एडजॉइंट निकालना तो आपको आ जाएगा, क्लियर है, क्योंकि इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये सारे टॉपिक्स कवर करना है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मतलब मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स यदि आप बढ़िया से समझ लेते हैं तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स से क्वेश्चन इजीली क्रैक आपसे हो जाएगा। कुछ मैट्रिक्स के क्वेश्चन टफ आते हैं, मतलब एक अच्छे लेवल पे आते हैं, उन क्वेश्चंस की बात नहीं है, बट यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो वो क्वेश्चंस भी आप इजीली क्रैक कर पाएंगे, क्लियर है। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का काफी अच्छा वेटेज होता है, इस पे तो आपको फोकस करना ही चाहिए। हर बच्चे को इस टॉपिक से हमेशा अच्छे से प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस बनाकर ही आना चाहिए, क्योंकि ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन्हें आप स्किप नहीं कर सकते, है ना। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स हुआ, सीक्वेंस एंड सीरीज हुआ, है ना, ट्रिग्नोमेट्री हुआ, ये वो सारे टॉपिक्स हैं जिनसे इजीली क्वेश्चंस बन जाएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस हुआ, जो कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। बात करते हैं आप ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यदि हम बात करें तो एंगल मेजरमेंट, क्या एंगल मेजरमेंट, भाई सिस्टम होते हैं, 3 सिस्टम होते हैं, उन सिस्टम को हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से सिस्टम होते हैं। कन्वर्जन पता होना चाहिए कि इस एंगल को डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाता है, क्या आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो कि आप पढ़ते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। कुछ फॉर्मूले सम के हों चाहे डिफरेंस के हों, फॉर्मूले साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, तो ये जो सम और डिफरेंस वाले फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले आपके आ जाते हैं। मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, यानी कि डबल एंगल, हाफ एंगल और ट्रिपल एंगल, मतलब ये कि कोई भी एंगल दिया है, साइन 3 थीटा, साइन 2 थीटा, साइन थीटा बाई 2, तो ये सारी चीजें आपको आना चाहिए, ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करना है। इसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बाद, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नहीं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तो क्या हो जाएगा आपका हाइट एंड डिस्टेंस। उससे पहले क्या आएगा आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जस्ट उल्टा होता है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही फंक्शंस होते हैं। जैसे हम लोगों ने कोई भी लिया कि ये फंक्शन है तो उसकी कुछ वैल्यू आएगी, उस वैल्यू में यदि रख देंगे तो फिर क्या आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा। तो उस टाइप से निकालने में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको वो भी बनना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। एप्लीकेशंस, हाइट एंड डिस्टेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर बार क्वेश्चन आते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ही ईजी टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आपको आएगा जो वो इजीली बन जाएगा आपसे। तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस वाले टॉपिक को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के बारे में जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं वो अप्लाई करना है और साथ साथ क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन रहते हैं, इसमें आपको पूरा पता होना चाहिए तभी आप सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन, इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से क्या पढ़ते हैं, आपको टफ पड़ जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो क्या है, थोड़े से टफ है, बट ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, यदि आप इसकी थोड़ी से बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसके क्वेश्चंस भी आपसे आसानी से बन जाएंगे। बात करते हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशंस की बात करें। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, डिस्टेंस का फॉर्मूला हो, इक्वेशन ऑफ लाइन हो, इक्वेशन ऑफ प्लेन हो, ये सारी जो चीजें हैं वो किस में कवर करेंगे, हम ज्योमेट्री के अंदर कवर करेंगे। अब 2D ज्योमेट्री हो चाहे 3D ज्योमेट्री, दोनों को ही कवर करना है आपको, ठीक है। तो 2 लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकालना हो, किसी पॉइंट से किसी लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है इन स्टैंडर्ड एंड जनरल फॉर्म, दोनों ही फॉर्म में वो पूछेगा और दोनों ही फॉर्म में आपको आना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आना चाहिए और जनरल फॉर्म में भी आना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, ठीक है, इलिप्स एंड हाइपरबोला, मतलब ये इक्वेशंस इनकी लिखना, जनरल इक्वेशन लिखना आपको आनी चाहिए और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना आना चाहिए। इसेंट्रिसिटी एंड एक्सिस ऑफ कॉनिक, कॉनिक सेक्शन की जो एक्सिस होती है वो निकालना, और इसेंट्रिसिटी से क्वेश्चन तो हर बार आता है, इसेंट्रिसिटी तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे बढ़िया से। चलो एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3D डायमेंशंस के बाद इसमें हम देखते हैं और क्या चीजें आ रही है, ठीक है। डायरेक्शन एंड कोसाइंस, देखो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोस और डायरेक्शन कोसाइंस हम बढ़िया से कवर करेंगे, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन के बारे में उनकी इक्वेशंस, लाइन की इक्वेशन हो, प्लेन की इक्वेशन हो, लाइन प्लेन को काट रही है ना, उस टाइप की, और उनके बीच का एंगल्स क्या है, एंगल बिटवीन 2 प्लेन, यदि 2 प्लेन्स रखे हुए हैं इंक्लाइन, ठीक है, या एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो वो उनके बीच का एंगल क्या होगा वो भी निकालना आना चाहिए। इक्वेशन ऑफ स्फीयर,
इक्वेशन ऑफ स्फीयर, जो कि किसका पार्ट है, 3D का पार्ट है, 3D ज्योमेट्री का पार्ट है। ठीक है, तो इस टाइप से ज्योमेट्री के ये सारे टॉपिक्स आते हैं जो कि हम कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है डिफरेंशियल कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर दो चीजें हैं, एक तो डिफरेंशियल कैलकुलस, दूसरा इंटीग्रल कैलकुलस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12th के अंदर आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, काफी मंथ इसको लिए जाते हैं कवर करने के लिए, है ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वेटेज रखता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को निगलेक्ट नहीं कर सकते, ये आपको बढ़िया से आना ही चाहिए, और हर 12th करने वाले को तो बहुत बढ़िया से ये प्रैक्टिस करा ही जाते हैं। तो डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस पे हम ज्यादा ध्यान देंगे और बहुत बढ़िया से उसके क्वेश्चंस को क्या करेंगे, कवर करेंगे। इसके अंदर आ जाएगा आपका रियल वैल्यूड फंक्शन, डोमेन निकालना, रेंज निकालना, ग्राफ बनाना। ग्राफ हम सारे पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक एक ग्राफ हम बनाएंगे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी हम एक एक ग्राफ बनाएंगे, सो दैट ग्राफ के थ्रू हम वैल्यूज भी याद कर पाए और वो ग्राफ कैसा उसका नेचर है और कैसे वो जाता है, वो सारी चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, डोमेन और रेंज क्या ये तो पता होना चाहिए। जब हम सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएंगी ये सारी चीजें, वो भी हम करेंगे डिस्कस। उसके बाद 1-to-1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन हो, इनवर्स फंक्शंस हो, ठीक है, नोटेशन ऑफ लिमिट हो, लिमिट निकालना हो, कंटिन्यूटी हो, और ये आपको कि फंक्शन कब कंटिन्यूस होगा कब डिसकंटिन्यूस होगा, या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना, ये सारी चीजें भी हमें इसके अंदर कवर करेंगे। तो डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर काफी चीजें आ जाएंगी, डेरिवेटिव्स निकालना, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ डेरिवेटिव एप्लीकेशंस की बात करें यदि, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ सम, प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट, मतलब हर तरह से निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन प्रॉब्लम्स मैक्सिमम एंड मिनिमा, मैक्सिमम मिनिमम से क्वेश्चंस जनरली पूछ लेता है। मैक्सिमा और मिनिमा में जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है वो यूज होता है और आपको उसके थ्रू उसको सॉल्व करना होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर होगी, मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर होगी, ये पता निकल जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कैलकुलस के अंदर इंटीग्रल कैलकुलस। जिस टाइप से हम लोगों ने डिफरेंशियल कैलकुलस को समझा उसी टाइप से क्या होता है, इंटीग्रल कैलकुलस भी होता है। इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर हमें क्या कवर करना है, इंटीग्रेशन करना। इंटीग्रेशन आप दो टाइप से करते हो, ठीक है, एक तो जिसमें लिमिट दी होती है कि यहाँ से यहाँ है, तो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन और इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन आप दोनों सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक में लिमिट दी होती है और एक में ऐसे नॉर्मली। ठीक है, आप इस टाइप से सॉल्व करते हो, एक्स डी एक्स इतना लिख दिया तो उसका कर लोगे। फिर अगर मान लो डिफाइनाइट कर दिया 1 से लेके 2 x dx, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट भी पुट करना पड़ेगा। आपको इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन एंड में क्या करना पड़ेगा, कहां से कहां तक लिमिट है, मतलब लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है, वो भी पुट करके देखना पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, इंटीग्रेशन कैलकुलस के अंदर आती हैं। साथ ही साथ क्या आ जाते हैं, एप्लीकेशंस, उसके एप्लीकेशंस भी आ जाते हैं, जिसको आप AOI बोलते हो। क्या बोलते हो, AOI, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं वेक्टर की। इसके बाद जो आता है वो हमारा आता है वेक्टर। वेक्टर अलजेब्रा के अंदर बात करें तो वेक्टर इन 2D एंड 3D, मतलब 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन दोनों में ही वेक्टर आता है आपका। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लगेंगे। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपसे पूछता है। यूनिट एंड नल वेक्टर्स, वेक्टर्स के टाइप, यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को आप ऐड कैसे कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हो, एडिशन कैसे कर सकते हो, ये सारी चीजें आपकी इसके अंदर आएंगी। प्रोडक्ट निकालना तो प्रोडक्ट कैसे निकालोगे। ठीक है, ओके, वेक्टर प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, यदि 2 वेक्टर दिए तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना और वेक्टर प्रोडक्ट निकालना, ये भी हम इसके अंदर कवर करेंगे वेक्टर अलजेब्रा के अंदर। ठीक है, वर्क डन, फोर्स हो, मूवमेंट हो, ये सारी चीजें हम लोग किसके अंदर देखेंगे, इस वेक्टर अलजेब्रा के अंदर सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। पहले हम बढ़िया से कंसेप्ट को समझेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इन पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, इससे हमारा वेक्टर क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्टैटिक्स की अगर मैं बात करूं तो स्टैटिक्स तो आपको बहुत अच्छे से कवर पहले ही कर लेना चाहिए। स्टैटिक्स को क्या करेंगे हम लोग, बढ़िया से पहले कवर कर लेंगे। स्टैटिक्स से बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और बन भी जाता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में बस प्रैक्टिस की जरूरत होती है। यदि आप छोटे छोटे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस बढ़िया से करते रहेंगे, है ना, सारे फॉर्मूले को याद कर लेंगे, तो स्टैटिक्स आपसे बहुत अच्छे से बन जाएगा। बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी तो एक ऐसा टॉपिक है, कुछ लोगों को लगता है प्रोबेबिलिटी बहुत टफ है, एक्चुअली टफ और इजी कुछ नहीं है। आपको प्रोबेबिलिटी को अच्छे से समझना होगा, प्रोबेबिलिटी के एक क्वेश्चन को लगाना होगा, तब जाके आपको प्रोबेबिलिटी कैसी लगने लग जाएगी, आसान लगने लगेगी। तो कुछ को तो बहुत मजा आता है प्रोबेबिलिटी में, और कुछ लोगों को क्या होता है, सब स्टूडेंट ये लेके आते हैं, सर हमें प्रोबेबिलिटी नहीं बनता है,
तो प्रोबेबिलिटी की क्या करना है पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को बढ़िया से समझना पड़ेगा, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। बार बार प्रैक्टिस करते करते आपको ये समझ में आ जाएगा कि इन टाइप के क्वेश्चंस में करना क्या अप्रोच हो सकती है, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स क्या है ना, और आपके टोटल आउटकम्स क्या है, उस हिसाब से आप प्रोबेबिलिटी भी निकाल पाओगे। तो ये सारी चीजें जो हमें मैथ्स के अंदर कवर करनी है। इस टाइप से आप स्टैटिक्स से प्रोबेबिलिटी को भी बढ़िया से कंप्लीट कर लेंगे। स्टैटिक्स से प्रोबेबिलिटी को आप स्किप नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया, क्योंकि स्टैटिक्स से प्रोबेबिलिटी का काफी हाई वेटेज है और प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स से आप अच्छे क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हो। स्टैटिक्स के क्वेश्चन तो आपसे जनरली बन ही जाते हैं, तो स्टैटिक्स पे आप ध्यान दें और प्रोबेबिलिटी को बढ़िया से पढ़ें, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री हुआ, सीक्वेंशियल सीरीज हुआ, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, वो सारे टॉपिक्स जो आपको इजी लगते हैं और आपसे बन जाते हैं, ठीक है, और जिनका वेटेज ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, तैयारी करना है। वो सारे टॉपिक्स पहले कवर करो, उनको बढ़िया से रिवाइज करो। एटलीस्ट इतना है कि 50% भी सिलेबस आपने बढ़िया से कर लिया तो आपको ये श्योरिटी आ जाएगी कि चलो इतना तो मुझसे बन ही जाएगा, और जो बचेगा उसके लिए आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे। सही बात है ना। तो पहले जो हाथ में है उसे ले लो आप, पहले क्या है, हाथ में ले लो। जैसे बात कर रहे हैं 100% सिलेबस है, राइट, वो तो होना ही है। अब 100% सिलेबस में आप क्या करोगे, आप 50% सिलेबस, वो सारी चीजें जो वेटेज ज्यादा रखता है उतना कवर पहले कर लोगे, उतना क्या करोगे, पहले कवर कर लोगे। या वो टॉपिक्स जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आते हैं, भाई जिसने 11th 12th में पढ़ा उसे पता है कि ये सारे टॉपिक्स मुझे बहुत अच्छे से बनते हैं, ये वो सारे टॉपिक्स जो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो वो आपको पता होता है। जिनको नहीं मालूम उनको पता चल जाएगा, वो क्वेश्चंस करते रहे, है ना, सिस्टमेटिक भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो इस टाइप से आप 50% सिलेबस को अच्छे से, जो आपको बहुत बेहतर तरीके से आता है, उससे कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने में काफी हेल्प करेगा कि भाई 50% तो मेरा कंप्लीट है। अब जो 50% बचा है, रेस्ट ऑफ द 50% बचा है, उसको क्या करेंगे आप, उसमें आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे। उसमें क्या करना पड़ेगा, कंसेप्ट को भी बढ़िया से समझना पड़ेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, भाई पता है कि थोड़ी सी दिक्कत दे रहे हैं तो क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQs जो होते हैं आपके, वो आप क्या करेंगे, ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, तो इसका डर भी खत्म हो जाएगा। तो इस टाइप से आप इस 100% सिलेबस को क्या कर पाएंगे, कवर कर पाएंगे। और सिलेबस को कवर करने के बाद यदि आप अपने से बेस्ट देते हुए 60% मार्क्स तक का भी कर लेते हैं, ठीक है, मतलब टोटल 100 है और उसमें 60% मार्क्स का भी कर लेते हैं, क्लियर है। 300 मार्क्स का आएगा, उसका 60% कितना होता है, 180 का, तो इतना भी कर लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। मैथ्स में आप अच्छा स्कोर कर लेंगे, ठीक है, मैथ्स में 180+ ले आए तो आप काफी अच्छा स्कोर माना जाएगा और काफी अच्छा स्कोर आपका हो जाएगा, क्लियर है। तो ये सारा आपका सिलेबस था जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया। ये सारी टॉपिक्स हम क्या करेंगे, वन बाय वन कवर करेंगे। कुछ के कंसेप्ट समझेंगे बढ़िया से और कुछ के क्वेश्चंस बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे। जिन टॉपिक्स में क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है उनमें मैं ज्यादा क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, और जिन टॉपिक्स में कुछ क्वेश्चंस करने से ही काम चल जाएगा उनमें कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। इस टाइप से हम लोग पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे एनडीए के, ठीक है। आप लोगों को सिलेबस अच्छा से समझ में आ गया होगा, ओके। ठीक है, तो आप लोगों को सिलेबस कंप्लीटली समझ में आ गया कि क्या क्या सिलेबस है, हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करना है। तो वन बाय वन हम वो टॉपिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे और आप स्ट्रेटेजी बना लीजिए कि मुझे कैसे इनको कवर करना है, ठीक है। आप 10 डेज में, 5 डेज में किसको कितना टाइम देना, उसके हिसाब से आप अपने स्टडी, खुद की स्ट्रेटेजी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं कि भाई मैं इस चीज को ज्यादा टाइम दूंगा, इसको मैं कम टाइम दूंगा, ठीक है। तो वो आप डिसाइड कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग टाइम दीजिए। और इस टाइप से आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद हम लोग बढ़िया से एग्जाम देंगे और एग्जाम की तैयारी हो जाएगी हम लोगों की, और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगे। यदि सिलेबस आपने बढ़िया से पढ़ लिया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ढंग से कर लिए तो ये यकीन मानो कि आपका एक ही बार में एनडीए क्लियर हो जाएगा। और मैथ्स में आप 180+ तो स्कोर कर ही पाएंगे, और 180+ स्कोर मतलब बहुत अच्छी बात है। 180+ स्कोर यदि आप कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, इस टाइप से सिलेबस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से क्या करेंगे, हम लोग वन बाय वन टॉपिक्स को लेते जाएंगे और साथ ही साथ उन टॉपिक्स को समझने के साथ साथ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते जाएंगे, ठीक है। जय हिंद।